इस पॉडकास्ट के माध्यम से सुनाई गई कहानियां अनुभवों की वास्तविकता का दावा नहीं करती है। पॉडकास्ट का उद्देश्य कहानियों के माध्यम से किसी भी तरह का अंधविश्वास फैलाना या फिर अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। किसी भी धर्म या संप्रदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। कहानियों का हेतु केवल मनोरंजन है। कहते हैं कि इंसान के मौत के बाद वो इंसान एक अंधेरी काली दुनिया में चला जाता है। एक ऐसी अंधेरी दुनिया जो कि सिर्फ उनके लिए है। लेकिन कुछ को मरने के बाद भी तब तक चैन नहीं आता जब तक उन्हें वो नहीं मिल जाता जो वो चाहते थे। वो कुछ भी हो सकता है, कोई अस्पताल, कोई घर या फिर कोई घना जंगल जहां सालों से आत्माएं बेचैन हैं किसी जीवित का शिकार करने के लिए। वो इंतजार कर रही है या फिर हमेशा ही इंतजार करती आ रही है। आज की कहानियां ऐसी ही घटनाओं के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, मेरा नाम निर्मला है। मैं एक नर्स हूं, मतलब थी। अब तो मैंने वो काम छोड़ दिया है। पर ये उन दिनों की बात है जब मैं एक सरकारी अस्पताल में बतौर नर्स जॉब किया करती थी। उस अस्पताल में काम करते हुए मुझे 3 साल पूरे हो चुके थे और वो रात मुझे आज भी ठीक से याद है। वो एक अमावस की काली रात थी। उस रात मैं हमेशा की तरह मरीजों की फाइल्स चेक कर रही थी। मरीजों को दवाइयाँ ठीक से दी गई है या नहीं वो सब देख रही थी कि तभी मुझे इमरजेंसी डिपार्टमेंट से एक कॉल आया और वहाँ के वार्ड बॉय ने कहा कि मुझे इमरजेंसी में वहाँ बुलाया गया है। तो मैंने उस कॉलर से कहा कि वहाँ कोई और नर्स नहीं है क्या? तो उन्होंने बताया कि अभी कुछ मिनट पहले वहाँ एक पेशेंट को लाया गया है और उसने वहाँ की एक डॉक्टर और दोनों नर्स पर हमला कर उन्हें जख्मी कर दिया है। अभी फिलहाल पुलिस और वार्ड बॉय ने उसे काबू कर रखा है, पर डॉक्टर की हेल्प के लिए वहाँ कोई दूसरी नर्स नहीं है। तो मैंने मेरे साथ वाली एक दूसरी सिस्टर को जगाया और कुछ वक्त के लिए उसे वार्ड पर ध्यान रखने को कहा। मैं जब इमरजेंसी रूम में गई तो देखा कि पुलिस वहाँ एक पेशेंट को लेकर आई थी जो कि उनकी काबू से बाहर था। उसने बहुत सारा नशा कर रखा था और इसलिए वो आदमी बिना कुछ सोचे समझे किसी को भी जख्मी किए जा रहा था। उसे छोड़ने के लिए वो जोर जोर से चीख रहा था, चिल्ला रहा था। अपने आप को पुलिस और वार्ड बॉय से छुड़ाने के लिए वो पूरी ताकत से अपने हाथ पैर झटक रहा था। वो इतना नशे में था कि 4-5 लोग मिलकर भी उसे संभाल नहीं पा रहे थे। जैसे ही मैं उस नशेड़ी आदमी के सामने गई तो कुछ पल के लिए वो एकदम शांत हो गया और मुझे ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। मुझे उसकी वो नज़र काफ़ी अजीब लगी। उसमें एक अजीब सा खौफ था। फिर मुझे देख वो अपने आप में ही कुछ बड़बड़ाने लगा, जैसे वो कोई मंत्र बड़बड़ा रहा हो। मैं जैसे ही उसे चेक करने के लिए थोड़ा आगे बढ़ी, मुझ पर झपटने के लिए वो झटपटाते हुए अपने आप को सबसे छुड़ाने की कोशिश करने लगा। उसे चेक करने का डॉक्टर और मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था। तो आखिरकार डॉक्टर ने उसे शांत करने के लिए एक इंजेक्शन लगाने के लिए कहा और मेरे हाथ में एक सिरिंज पकड़ा दी। मैंने जल्दी जल्दी में उसे इंजेक्शन लगा भी दिया। वो इतनी जल्दी जल्दी में हुआ कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, पर 1 मिनट में ही वो आदमी शांत होने लगा और अगले पल ही डॉक्टर ने कहा कि वो तो दम तोड़ रहा है। वो मरते वक्त अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर मुझे ही देख रहा था, लेकिन हम उसे बचा पाते उससे पहले ही उस आदमी की मौत हो गई। शायद उस आदमी ने इतना ज़्यादा नशा कर लिया था कि और किसी दवाई को सहने की उसके अंदर ताकत ही नहीं थी, या फिर उसने अपनी मौत खुद चुन ली थी, क्योंकि मरते वक्त उसके चेहरे पर मौत का जरा भी डर नहीं था। मरने के बाद भी उस आदमी की खुली आंखें मुझ पर ही टिकी हुई थी। उसका वो भयानक सा चेहरा देख एक पल के लिए मेरे शरीर में सनसनाहट सी दौड़ गई। काला पड़ा हुआ चेहरा, चेहरे पर कई घावों के निशान थे, कुछ पुराने जमाने के तो कुछ अभी अभी पड़े हुए। दोनों होठ बीच से कटे हुए थे और उनमें से खून निकल रहा था। शायद वो इंसान बहुत नशेड़ी था, इसलिए उसका चेहरा, हाथ पैर सब काले पड़े हुए थे। उसकी मौत के बाद उसके पोस्टमार्टम से पहले थोड़ी बहुत जांच करने के लिए कुछ सीनियर डॉक्टर्स को बुलाया गया। उस वक्त मुझे पता चला कि वो एक साइकिक इंसान था। वो हमेशा नशे में रहता और वो नशे में ही किसी किस्म का काला जादू किया करता था।
उसी चक्कर में उसने अपनी पत्नी और बेटी की जान ले ली थी। और जब उसे पुलिस ने पकड़ा तो उसने अपने पास जो नशे की गोलियां थी वो सारी की सारी एक साथ खा ली थी, और उसी वजह से उसकी हालत खराब होती चली गई। वैसे मेरे लिए वो एक आम हादसा था, क्योंकि मेरे सामने ऐसा आज तक कई बार हुआ था। 3 सालों में मैंने कई लोगों को मेरे सामने दम तोड़ते हुए देखा था, पर यह कुछ अजीब था। मरते वक्त भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अजीब, जैसे उसे अपनी मौत का डर ही नहीं था। मैं जितना उसे टालने की कोशिश कर रही थी, उतना ही उसका वो भयानक खून से भरा हुआ चेहरा मेरे नजरों के सामने आ जाता। भले ही आज तक मैंने कितनी सारी मौतें देखी थी, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी इंसान की मौत ने मुझे डरा दिया था। उस घटना के बाद मैं अगले कुछ दिनों तक ठीक से सो नहीं पाई थी। दूसरे दिन घर जाते जाते मेरी मुलाकात इमरजेंसी के वार्ड बॉय से हुई। तब वार्ड बॉय ने मुझे बताया वो बहुत खतरनाक इंसान था। उसको किसी की जान लेना मतलब जैसे कोई खेल लगता था, ऐसे जैसे इंसान उसके लिए कोई खिलौना हो। अच्छा हुआ मर गया, नहीं तो वो उस दिन जरूर किसी न किसी को मार देता। तुम्हें पता है, उस दिन अमावस की रात थी। तो मैंने उससे पूछा, तो मतलब? तो उसने मुझे बताया, अरे मतलब जब उसे पकड़ा गया ना, तब वो और किसी लड़की की बलि देने वाला था। जब पुलिस उसे यहां लेकर आई तो वो ऐसे ही कुछ बड़बड़ा रहा था, एक आखिरी बलि और मैं अमर बन जाऊंगा। असल में वो अपना शिकार ढूंढ ही रहा था कि उसी वक्त पुलिस ने उसे दबोच लिया। उसे बलि के लिए किसी कुंवारी लड़की की जरूरत थी, लेकिन अच्छा हुआ हरामी खुद ही मर गया। पुलिस से मैंने सुना कि उसने काला जादू करने के चक्कर में किसी के बहकाव में आकर पहले तो अपनी पत्नी की बलि दे दी, उसके बाद अपनी बच्ची की भी बलि दे दी, और फिर किसी बाबा ने उसे एक आखिरी बार एक कुंवारी लड़की की बलि देने के लिए कहा था। जब उस वार्ड बॉय ने ऐसा कहा तो एक पल के लिए मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए, क्योंकि उस वक्त तक मेरी शादी नहीं हुई थी। और तब मुझे उस आदमी की घूरती हुई आंखें मेरे सामने नजर आने लगी, जो कि मरते वक्त अजीब तरह से हंसते हुए मुझे घूर रही थी। उसके अगले हफ्ते मैंने मेरी डे की शिफ्ट खत्म की और फ्राइडे को नाइट शिफ्ट के लिए ज्वाइन हो गई। उस रात मुझे रास्ते में कोई जुलूस होने की वजह से हॉस्पिटल पहुंचने में बहुत देर हो गई थी। मुझे रात के 8:30 बजे तक अस्पताल पहुंचना था, लेकिन मुझे अस्पताल पहुंचते पहुंचते रात के 11 बज गए थे। मैं तेजी से अस्पताल की ओर चल रही थी। अस्पताल के दूसरी साइड से एक थोड़ी सुनसान सड़क थी, जो कि सीधे मेरे वार्ड की तरफ जाती थी। तो मैं बस से उतरकर उसी रास्ते से चलकर जाने लगी। रास्ते भर में म्यूनिसिपालिटी की लाइट टिमटिमा रही थी, जिनकी पीली रोशनी बीच बीच में रास्ते पर पड़ी दिखाई दे रही थी, लेकिन हर 2 खंभों के बीच थोड़ा अंधेरा भी था। मैं तेजी से चलते जा रही थी कि मैंने देखा कि मेरे बिल्कुल सामने रास्ते के बीचों बीच एक आदमी खड़ा है। उसकी पीठ मेरी तरफ थी, लेकिन वो किसी मूर्ति की तरह खड़ा था, एकदम सीधा, कोई हलचल नहीं, और उसके हाथों में कुछ चीज थी। जैसे ही मैंने उसे सामने खड़ा देखा, मैंने अपने आप ही चलने का स्पीड कम कर लिया और मैं हल्के हल्के कदमों के साथ आवाज किए बिना अपना सर झुकाकर एक साइड से चलने लगी। मैं चलते चलते उसके थोड़ा आगे निकल गई। उस वक्त तक मैंने उसे देखने की हिम्मत ही नहीं की, और जैसे ही मैं उसके आगे निकल गई, मैंने हल्के से अपनी गर्दन घुमाकर उसे देखने की कोशिश की। उसको देख मेरे अंदर बिजली सी कौंध गई। वो वही आदमी था जो कुछ दिन पहले मेरे सामने इमरजेंसी वार्ड में मरा था, और बिल्कुल उसी अजीब तरह से वो मुझे देखकर हंस रहा था। मुझे पता नहीं मुझे क्या हुआ था, लेकिन उसे देख मेरे पैरों से जैसे जान ही निकल गई। सब शरीर सुन्न सा पड़ गया, और तब मेरा ध्यान उसकी हाथ में जो चीज थी उसकी ओर चला गया। वो देख मेरा पूरा शरीर कपकपा गया। वो दूसरा कुछ नहीं बल्कि मेरा ही कटा हुआ सर था, और अब वो सर और वो दोनों मेरी तरफ देख एक अजीब सी हंसी हंस रहे थे। मुझे पता नहीं उस वक्त क्या हो गया था, पर वो सब देख मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। उसके बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं चला,
पर किसी ने मुझे वहां से ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। जब मुझे होश आया तो सुबह के 4 बज रहे थे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया कि रात मेरे साथ क्या हो गया था, पर मुझे वो सब ठीक ठीक याद आ रहा था। जो भी मैंने कल उस रास्ते पर देखा था उसे याद कर अब भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरे होश में आने के बाद मेरे स्टाफ के लोग एक एक कर मुझे मिलकर चले गए। उनके कहने के मुताबिक मैं स्टाफ के ही किसी मेंबर को रास्ते में बेहोश मिली थी, पर मेरे साथ वहां क्या हुआ था वो कुछ नहीं जानते थे। तो मैंने वहां की सिस्टर को कहकर इमरजेंसी वार्ड के वार्ड बॉय को बुलाने को कहा। असल में मैं उससे उस रात वाले इंसान के बारे में और पूछताछ करना चाहती थी, क्योंकि जहां तक मुझे मालूम है वो इंसान मेरे सामने मर चुका था। तो अब वो मुझे कैसे नजर आ सकता है, और उसके हाथ में मेरा ही कटा हुआ सर था। तो ये सब मेरा वहम था या कोई चेतावनी थी? तो सिस्टर ने आकर मुझे बताया कि वो लड़का कुछ दिनों से काम पर ही नहीं आया है। उस हादसे के बाद मैंने हफ्ते 10 दिन आराम किया और हमारे ही अस्पताल में साइकेट्रिस्ट डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले ली। उस वक्त मैंने डॉक्टर को उस आदमी और उस रात के हादसे के बारे में सब बताया, पर डॉक्टर का कहना था कि शायद उस इंसान की मौत का मैंने सदमा ले लिया है और मेरे अंदर उसका इतना डर बैठा हुआ है कि मुझे वो बार बार नजर आता है। मैं जानती थी कि जो भी मैंने देखा और महसूस किया है मैं उन्हें कभी समझा नहीं पाऊंगी। दिमागी ट्रीटमेंट होने के बाद और फिर 1 हफ्ते आराम करने के बाद मैं फिर से ड्यूटी पर ज्वाइन हो गई। मेरी तबीयत हाल ही में ठीक हुई थी, इसलिए मुझे कुछ दिनों के लिए नाइट शिफ्ट नहीं दी, पर कभी न कभी तो मुझे नाइट शिफ्ट करनी ही थी। उस रात मैंने रास्ते में जो भी देखा था उसके बाद मैं कभी उस रास्ते से नहीं आई थी। भले ही मुझे अस्पताल को घूम कर आना पड़ता था, लेकिन मैंने उस रास्ते से गुजरना हमेशा के लिए छोड़ दिया था। और ऐसे ही एक रात की बात है, मैं हमेशा की तरह मेरे वार्ड में मरीजों को और दवाइयों को चेक करते हुए जा रही थी कि तभी एक मरीज के बेड के पास वाली खिड़की से मेरा ध्यान नीचे रास्ते की ओर गया। वहां कोई साया खड़ा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने उस रात देखा था, और उसके हाथ में किसी का सर था, शायद मेरा। वो देख मैं झट से खिड़की से पीछे हट गई और जाकर अपने डेस्क पर बैठ गई। बाकी चेकिंग मैंने दूसरी सिस्टर को करने के लिए कहा। रात करीब 2-2:30 बजे मेरे साथ वाली सिस्टर सिस्टर्स रूम में जाकर सो गई। मैं अपने डेस्क पर बैठ अगले दिन की दवाइयाँ फाइल्स पर लिख रही थी कि तभी मैंने एक अजीब सी हंसने की आवाज़ सुनी। मैंने मेरे सामने सारे बेड पर नज़र घुमाई। सारे के सारे पेशेंट आराम से सो रहे थे। मैं वहां से उठकर हमारे वार्ड से बाहर चली गई, ये देखने के लिए कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो एक बहुत ही लंबा कॉरिडोर था, करीब 100 मीटर लंबा। मैं चलते चलते उस कॉरिडोर से गुजरते हुए आसपास के सभी वार्ड को चेक करते हुए आगे जा रही थी, और तब मेरा ध्यान उस कॉरिडोर के आखिर में गया। वहां कोई था। मुझे समझते देर नहीं लगी कि वो वही था जिसे मैंने अपने सर को हाथ में पकड़े हुए देखा था। उसे देख मेरा सर चकराने लगा, जैसे उसने मुझे अपने वश में कर लिया हो। मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। वो साया धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा और मैं एकदम सुन्न होकर अपनी जगह पर ही खड़ी थी। जब वो रोशनी में आया तो मैंने उसे देखा। वो वही साया था। उसके चेहरे पर कई सारे जख्म के दाग थे, काले पड़े हुए। दोनों होंठ बीच में कटे हुए थे और उनसे खून निकल रहा था। आंखों में पुतलियां ही नहीं थी। मुंह से पानी नीचे टपक रहा था। चेहरा सूखा और काला पड़ा हुआ था। उसे देख मैं जान चुकी थी कि आज अमावस की रात है और मैं ही उसकी आखिरी बलि हूं। मैंने वहां से भागने की, चिल्लाने की बहुत कोशिश की, पर मुझ में जरा भी ताकत ही नहीं थी। वो बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था और उसी दिन जैसे अजीब से हंस रहा था। मैं चिल्लाने के लिए अपना मुंह तो खोल रही थी, लेकिन मेरी आवाज मेरे गले में ही अटक रही थी, और अगले ही पल उसने अपने नाखूनों से मेरा गला काटना चाहा। मैंने किसी तरह अपने आप को उससे बचाने की कोशिश की,
लेकिन फिर भी मेरे गले पर कुछ खरोंचें आई और उनसे खून निकलने लगा। मैं नीचे गिरने ही वाली थी कि मैंने गिरते हुए पीछे एक सिस्टर को आते हुए देखा और फिर एक बार मेरे साथ वही हुआ। जब मुझे होश आया तो मैं फिर से अपने ही अस्पताल में एडमिट थी। बस मेरे गले पर एक बड़ी सी पट्टी लगी हुई थी, मतलब मैं उस साए की बलि से बच गई थी। जब मेरे जख्म पूरी तरह से ठीक हो गए तब मुझे हॉस्पिटल की तरफ से साइकेट्रिस्ट डॉक्टर की ट्रीटमेंट लेने के लिए कहा गया। हॉस्पिटल के स्टाफ का कहना था कि मैं बेहोशी की हालत में अजीब तरह से हंस रही थी, चिल्ला रही थी। जब मैं डॉक्टर के पास चली गई तब उन डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि अस्पताल ने मुझे एक दिमागी मरीज घोषित कर दिया है। मैंने पहले ही डॉक्टर को सबसे पहली घटना के बारे में बताया था कि जब मुझे रास्ते में वो साया नजर आया था और आखिरी बार के हादसे के बाद जिस सिस्टर ने मुझे बचाया था उसने अस्पताल को ये रिपोर्ट दी थी कि उस रात मैं अपने ही हाथों से अपने आप पर ही किसी नुकीली चीज से वार कर रही थी और मैं अपनी गर्दन को काटने की कोशिश कर रही थी। अगर वो सिस्टर वक्त पर वहां नहीं आती तो शायद मैं खुद अपनी जान ले भी लेती। हालांकि उन्होंने मुझे काम से निकाला नहीं था, मुझे कुछ महीनों के इलाज के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखा था और ठीक होने के बाद मैं फिर से ज्वाइन कर सकती थी। पर मैं जानती थी शायद ये कभी नहीं हो सकता था, क्योंकि अब वो साया मुझे बार बार अस्पताल के इर्द गिर्द नजर आने लगा था और उस अस्पताल को छोड़ने के सिवाय मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। तो मैंने उसी दिन जॉब से रिजाइन कर दिया। दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण है। मेरे साथ हुई ये घटना आज से 3 साल पुरानी है। मैं और मेरा दोस्त किरण, हम दोनों की एक शहर में नौकरी लग गई थी, तो हमने एक साथ ही एक कमरा किराए पर लेने का प्लान बनाया। कुछ ही दिनों में हमें मनचाहा घर मिला भी, एक बिल्डिंग के 4थे माले पर। कमरा थोड़ा पुराना था लेकिन हम दोनों के लिए काफी था और किराया भी हमारे हिसाब से था। तो किरण ने घर को देखते ही उसे फाइनल कर दिया। पर जिस दिन मैं वहां गया मुझे उस घर में कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई हर वक्त मेरे आसपास मंडरा रहा हो। मकान वैसे काफी बड़ा था, 2 बेडरूम, एक हॉल, किचन और बाथरूम। जब हम दोनों वहां शिफ्ट हुए थे उसी दिन मैंने किरण से इस बात का जिक्र किया था, यार तुम्हें यहां कुछ अजीब नहीं लगता? तो किरण ने यह कहते हुए उस बात को टाल दिया, अरे घर जैसा तो घर है, 2 आलीशान बेडरूम है, हॉल है, बाथरूम है, किचन है और एक बड़ी सी बालकनी भी है। 8,000 के किराए में और क्या चाहिए? अरे इतने में तो ऐसे शहर में झोपड़ा भी ना मिले रहने को। किरण की बात ठीक ही थी, पर न जाने क्यों मुझे वहां जाने के बाद से ही कुछ अनईजी सा फील होने लगा था। हम दोनों का ज्यादा सामान भी नहीं था, तो उस मकान में शिफ्ट होने में हमें ज्यादा तकलीफ न हुई। 2 बेडरूम हम दोनों ने आपस में बांट लिए और पहले दिन ही तय किया कि दोनों में से कोई भी एक दूसरे की प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। उसी दिन रात की यह बात है, हम दोनों खाना खाने के लिए बाहर चले गए थे। पास ही एक होटल में खाना खाकर हम वापस लौट आए। हम बिल्डिंग गेट के अंदर आने ही वाले थे कि तभी किरण ने कहा, अरे रुक, कुछ सिगरेट्स ले लेता हूं। बिल्डिंग के सामने ही रोड की दूसरी तरफ एक टपरी थी। मैंने वहां से एक सिगरेट ली और वहीं खड़े होकर सिगरेट पीने लगा कि तभी मेरा ध्यान बिल्डिंग की ओर चला गया। मैंने ऊपर ठीक से देखते हुए किरण से कहा, किरण वो हमारी ही बालकनी है ना? और फिर जैसे ही उसने बालकनी की तरफ देखा उसने चिल्लाते हुए कहा, प्रवीण भाग, कोई है हमारे घर में। मैंने सिगरेट को वहीं फेंक दिया और हम दोनों दौड़कर ही ऊपर चले गए। मैंने देखा कि कमरे का दरवाजा खुला था। मैंने धीरे से किरण से पूछा, तूने दरवाजा लॉक तो किया था ना? किरण ने उसी आवाज में मुझे जवाब दिया, हाँ मुझे अच्छे से याद है। हम दोनों भी आहिस्ते कदमों के साथ आगे बढ़े। दरवाजा हल्के से थोड़ा अंदर धकेला। अंदर हॉल की सभी लाइट्स चालू थी। मैंने थोड़ा झुकते हुए अंदर झांक कर देखा, लेकिन हॉल में कोई नहीं था, आसपास कहीं कोई नहीं था। हम दोनों अंदर चले गए और बालकनी भी देखी, लेकिन वहां पर भी कुछ नहीं था।
तो मैंने किरण से कहा, दिखने में तो वो किसी औरत जैसी लग रही थी। अगर वो यहां नहीं है तो जरूर किसी बेडरूम में होगी। किरण ने भी उसे देखा था। वो औरत अपने दोनों हाथ बालकनी की दीवार पर रखकर नीचे हमें ही देख रही थी। हम दोनों ने भी अपने अपने कमरों में जाकर ढूंढा, पर कहीं किसी के होने के कोई निशान नहीं मिले। सब चीजें अपनी अपनी जगह पर थी। हमारा लैपटॉप, बैग, कपड़े, पैसे सब वैसा का वैसा था जैसा हम छोड़ कर गए थे। हमने सोचा कि शायद दरवाजा ठीक से लॉक ना हुआ होगा और हॉल की लाइट को देखकर कोई पड़ोसी औरत घर में आ गई होगी। उस रात हमने दरवाजे को अच्छे से लॉक किया और हम सो गए। लेकिन उस रात मुझे किचन से बार बार बर्तनों की आवाज आ रही थी। कमरे के बाहर के पैसेज में किसी के चलने की आवाज आ रही थी। मैं जब भी कमरे से बाहर जाकर देखता तो वहां कुछ भी नहीं होता था। उस आवाज की वजह से मैं रात भर सो नहीं पाया। सुबह जब किरण उठा तो मैंने उससे पूछा कि कल रात क्या तू किचन में गया था क्या, यहां वहां घूम रहा था? तो किरण ने जवाब दिया, नहीं तो, और वैसे भी तू जानता है, एक बार मैं सो गया तो सुबह होने तक मैं कुंभकर्ण बन जाता हूं। मैं अब भी यह महसूस कर पा रहा था कि इस घर में जरूर कुछ गड़बड़ है, और अब तो मुझे वो मकान और भी अजीब लगने लगा था। दूसरे दिन हमें ऑफिस से निकलने में देर हो गई थी, तो हम बाहर से खाना खाकर ही घर लौट आए। फ्रेश होकर और इधर उधर की बातें कर हम दोनों अपने अपने कमरे में सोने चले गए। बीच रात किसी अजीब सी आवाज को सुनकर मेरी नींद टूट गई। मैंने उठकर देखा तो वो आवाज बाहर से ही कहीं से आ रही थी। मैं अपने कमरे से बाहर चला गया। देखा कि किचन और हॉल की सभी लाइट्स चालू थी। घड़ी में देखा तो रात के ठीक 3 बज रहे थे। मुझे किरण पर बहुत गुस्सा आ गया। कमीना जरूर बालकनी में सिगरेट पीकर और लाइट को चालू रखकर ही अपने कमरे में चला गया होगा। मैं उसके कमरे की ओर बढ़ा। किरण के कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला ही था, तो मैंने उसके कमरे की लाइट को ऑन किया तो देखा कि किरण कमरे के एक कोने में दीवार से सटकर खड़ा था। मैंने उसे आवाज दी, किरण, किरण। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और न ही मेरी तरफ मुड़कर देखा। मैं अब थोड़ा अजीब हालत में था, क्योंकि जहां तक मैं किरण को जानता था, किरण को नींद में चलने जैसी कोई बीमारी नहीं थी। मैं आहिस्ते से उसकी ओर बढ़ने लगा कि तभी मुझे किचन से कुछ गिरने की आवाज आई और उस एक पल के लिए मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। मैंने पीछे पलट कर देखा तो किचन की लाइट अब बंद थी और फिर मैंने वापस मुड़कर सामने देखा तो किरण बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था। इतना सामने कि उसके और मेरे चेहरे के बीच बस 1 इंच की दूरी थी। उसे ऐसे अचानक सामने खड़ा देख मुझे झटका सा लगा। मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। मैं झट से पीछे हट गया। उसका मुंह खुला था, आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ी हुई थी। मैंने उसके दोनों कंधों को पकड़कर उसे हिलाते हुए पूछा, किरण, किरण होश में आ, क्या हुआ है तुझे? नींद में चल रहा है क्या? तो किरण ने अपने गले से एक अजीब सी आवाज निकालते हुए अपने एक हाथ से मेरे पीछे देखने का इशारा किया। मैंने पीछे देखा तो कमरे के दरवाजे के बाहर कोई औरत खड़ी थी, पर मैं उसे ठीक से देख नहीं पाया, क्योंकि मेरे देखते ही पल भर में ही वो वहां से आगे चली गई, आगे मेरे कमरे की ओर। अब तो धड़कन जैसे बहुत तेज हो गई थी। मेरा खून भी ठंडा पड़ चुका था। किरण कुछ कहने की हालत में ही नहीं था। मैंने वही रखा हुआ एक फूलदान अपने हाथ में लिया और मेरे कमरे के पास चला गया। तब अचानक ही मेरे कमरे के अंदर से मुझे बहुत तेज गंदी बदबू आने लगी। मेरे कमरे का दरवाजा पूरा खुला था। मैंने धीरे से अंदर झांक कर देखा। कमरे में कोई नहीं था। मैंने थोड़ी राहत की सांस ली कि तभी कोई चीज खिसक कर बेड के नीचे चली गई। वो जरूर कोई काला कपड़ा था। मेरे हाथ पांव अब थरथराने लगे थे। मैंने उसी हालत में झुककर पलंग के नीचे देखा और वहां देख मुझे उल्टी जैसा हुआ। वहां नीचे किसी की लाश थी, सड़ी गली लाश, चेहरा काला और सड़ा हुआ, आंखें सफेद।
मैं अपने आप को संभालते हुए वहां से पीछे हटा ही था कि मैंने दूसरा भयानक दृश्य देखा। मेरे बेड पर एक औरत बैठी थी। उसे देख मेरे दिल में झटका सा लगा। धड़कन एक पल के लिए रुक सी गई। वो रो रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी कुछ देर पहले किरण रो रहा था। उसे देख मैं पीछे हटते हटते नीचे गिर पड़ा और मैंने देखा कि बेड के नीचे अब कोई लाश नहीं थी कि तभी उस औरत ने अपना सर उठाकर मेरी तरफ देखा। वही चेहरा, काला सड़ा हुआ, सफेद आंखें। मैं अपने आप को समझाने लगा कि यह कैसे मुमकिन है। मैं किसी तरह उठकर कमरे से बाहर चला गया। किरण अपने कमरे में ही बेहोश सा पड़ा हुआ था। मैं उसे भी खींचते घसीटते हुए उस मकान से बाहर लेकर गया। जैसे ही मैं मकान से बाहर गया, दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। मैं किरण को नीचे लेकर गया और मैं उसे अस्पताल लेकर जाने ही वाला था कि तभी किरण को होश आ गया और तब उसने मुझसे पूछा, हम इस वक्त यहां क्या कर रहे हैं? मैंने उससे कहा, बताता हूं, लेकिन तू ठीक तो है ना? तो किरण ने कहा कि उसका बदन बहुत दर्द कर रहा है, उसकी आंखें बहुत खिंची खिंची सी है, सर एकदम से भारी लग रहा है। तो मैं किरण को नीचे बिल्डिंग के सामने लेकर चला गया और उसे ऊपर देखने को कहा। हमारे मकान की लाइट चालू थी और उस दिन की तरह आज भी बालकनी में किसी औरत का भूत खड़ा था। मैंने किरण को उस मकान में मैंने जो भी देखा था, जो भी महसूस किया था, वो सब बताया। तब तक सुबह के करीब 5 बज चुके थे। हमारे लिए राहत की बात यह थी कि किरण का मोबाइल उसके जेब में ही था। तो किरण ने उसी वक्त उस आदमी को फोन लगाया जिसने हमारे साथ उस मकान का सौदा किया था। लेकिन उस दलाल को उस मकान के बीते इतिहास के बारे में कुछ भी पता नहीं था। सुबह करीब 8 बजे हमारी मकान मालिक से बातचीत हुई। तब मकान मालिक ने हमें सच्चाई बताई। उस मकान में कुछ 7 साल पहले एक आदमी ने अपनी पत्नी का बेदर्दी से खून किया था और उसकी लाश को वहीं छोड़कर घर को बाहर से बंद कर वो वहां से भाग गया था। कुछ 8 दिन बाद जब उसकी लाश बहुत ही सड़ गई तो बदबू की वजह से अड़ोस पड़ोस के लोगों को उस औरत की मौत के बारे में पता चला। छानबीन हुई लेकिन उस आदमी का कोई पता नहीं चला। तब से बहुत से लोगों ने वहां बालकनी में उस औरत को देखने का दावा किया था, लेकिन कुछ दिन पहले ही उन्होंने उस मकान की पूजा करवा ली थी। मकान मालिक को भी अंदाजा नहीं था कि वो अब भी वही है। मकान मालिक की बात सुनकर और हमारे साथ हुई उस घटना के बाद किरण और मैं, हम दोनों उसी दिन उस घर को छोड़कर दूसरी जगह चले गए। मेरा नाम निखिल है। मैंने मेरे 3 दोस्तों के साथ कैंपिंग और मौज मस्ती करने के लिए ट्रिप पर जाने का प्लान किया था। ट्रिप की जगह मुंबई से काफी दूर थी। हम सब कुछ एडवेंचर करना चाहते थे। विशाल ने अपनी एक दोस्त की मदद से एक कार का बंदोबस्त कर दिया। नयन और विकास ने भी खाने का इंतजाम किया। बहुत सारी खाने की चीजें, ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेकर वो आ गए। हम सभी कम से कम 2 से 3 दिन वहां रुकना चाहते थे। कैंपिंग के लिए सारा जरूरी सामान और अपने साथ कुछ पैसे लेकर हम उस जगह के लिए निकल पड़े। नयन और मैं, हम दोनों पहली बार ऐसे कहीं बाहर जा रहे थे। मैं और विकास पीछे की सीट पर बैठे हुए थे और विशाल नयन को रास्ता दिखा रहा था। हम चारों दोपहर तक कैंपिंग की जगह पर पहुंच गए और वहां टेंट वगैरह लगाकर यहां वहां टहलने लगे। जैसे जैसे शाम होने लगी, सब तरफ हल्का हल्का सा अंधेरा छाने लगा। विशाल और विकास दोनों भी पहले से ही कैंपिंग वगैरह किया करते थे, लेकिन नयन और मुझे, हम दोनों को ऐसे अंधेरे में सुनसान जगहों पर रुकने की आदत नहीं थी। जैसे जैसे अंधेरा होने लगा, हमें भी थोड़ा अजीब लगने लगा। विकास और नयन दोनों एक टेंट में रुके थे, तो मैं और विशाल, हम दोनों एक अलग टेंट में रुके हुए थे। हमने टेंट के पास ही आग जलाई थी। विशाल ने शाम होने से पहले ही पास की एक नदी से कुछ मछलियां पकड़ कर लाई थी और अब उन्हें हम आग पर भूनकर खा रहे थे। माहौल बहुत ही बढ़िया था। वो इतना घना जंगल तो नहीं था, लेकिन आसपास अच्छी खासी ठंड थी। हमारी वहां वो पहली रात थी। हम मस्ती करते हुए, खाना खाते हुए यहां वहां की बातें कर रहे थे कि अचानक विशाल को कोई आवाज सुनाई दी
उसने झट से सबको शांत रहने को कहा। विकास ने उससे पूछा, क्या हुआ विशाल? विशाल ने अपने हाथ से इशारा करते हुए हम सभी को बस कुछ देर शांत रहने को कहा। उसकी ओर देखकर नयन और मुझे डर लगने लगा था। कुछ देर बाद विशाल बोला, पता नहीं वो क्या था, पर एक अजीब सी आवाज सुनी मैंने। शायद किसी जानवर की भी हो सकती है। विशाल ने सुरक्षा के लिए हम सबको कुछ देर के लिए टेंट में जाने के लिए कहा और विशाल और मैं हम दोनों भी अपने टेंट में चले गए। अंदर जाने के बाद मैंने विशाल से पूछा, क्या हुआ, मुझे भी तो बताओ। तो विशाल ने कहा, कुछ हुआ तो नहीं, पर मैंने आज तक कई बार कैंपिंग की है। जानवरों की आवाज को मैं अच्छी तरह से पहचानता भी हूं, पर यह आवाज उससे अलग थी, कुछ अजीब थी। तो मैंने उससे पूछा, मतलब कहना क्या चाहता है तू? तो विशाल ने कहा, मतलब यहां कुछ खतरा तो है, पर वो क्या है वो समझ नहीं पा रहा। तो मैंने उससे कहा, ऐसा है तो चल, अभी के अभी यहां से गाड़ी लेकर निकलते हैं। मरने से अच्छा है कि यहां से भाग जाए। तभी हम दोनों ने किसी की आहट को महसूस किया। वो जो कोई भी था वो हमारे टेंट के बाहर था और आग की वजह से उसकी परछाई अंदर से टेंट पर पड़ी हुई दिखाई दे रही थी। तो विशाल ने कहा, अरे ये तो कोई इंसान लगता है, हमारे जैसा ही कोई होगा, रुक मैं देखता हूं। और विशाल ने टेंट से बाहर झांक कर देखा तो बाहर कोई नहीं था। बाहर आग के सामने एक गुड़िया जैसा कोई खिलौना रखा हुआ था और बस आग की वजह से उसकी परछाई बड़ी नजर आ रही थी। हमें लगा ये जरूर विकास की शरारत होगी, उसी ने हमें डराने के लिए यह सब किया होगा। तो विशाल और मैंने नयन और विकास को टेंट से बाहर आने को कहा। तो विकास ने हमें बताया कि वो तो अंदर ही था और वो खुद हमारे इशारे का इंतजार कर रहा था। उसने ऐसी कोई शरारत नहीं की है। वो जानने के बाद नयन भी बहुत डर गया। विशाल ने आग के पास जाकर देखा तो वो एक मिट्टी की कच्ची गुड़िया थी जिस पर खून लगा हुआ था। वो देख मैंने सबसे पूछा, ये पहली और आखिरी बार पूछ रहा हूं, ये सब हम में से किसी ने किया है या नहीं? तो सबने कहा नहीं, ये हम में से किसी ने नहीं किया है। और तब मुझे वहां बहुत खतरा महसूस होने लगा। मैंने जल्दी से नयन को गाड़ी निकालने को कहा और हमने वहां से वापस जाने का फैसला किया और जितना हो सकता था उतना सामान गाड़ी के अंदर रखकर हम वहां से निकल पड़े। असल में तब काफी रात हो गई थी, लेकिन टेंट से ज्यादा गाड़ी के अंदर सुरक्षित महसूस हो रहा था। अचानक बारिश शुरू होने की वजह से रास्ता भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। वो रास्ता बहुत सुनसान था, वहां कोई मकान, कोई गाड़ी, कुछ नहीं था। तब विशाल ने कहा, अरे आगे एक शॉर्टकट है, हम वहां से जल्दी हाईवे पर पहुंच जाएंगे। तो मैंने उससे कहा, देख यार, रात के ऐसे वक्त हमें ऐसे सुनसान रास्ते से नहीं जाना चाहिए जिसके बारे में हम कुछ जानते ना हो। तो विशाल बोला, साले तुझे बड़ा डर लग रहा है। तो उसकी बात सुनकर वो सभी मुझ पर हंसने लगे और मैं चुपचाप बैठा रहा। सभी हंस ही रहे थे कि तभी कोई चीज गाड़ी के सामने आकर टकरा गई। नयन ने गाड़ी को अर्जेंट ब्रेक लगाकर उसे अपनी जगह पर ही रोक दिया। विकास ने कहा, अबे ये क्या किया तूने, किसी को उड़ा दिया क्या? तो नयन ने थोड़ा डरते हुए कहा, पता नहीं यार, शायद कोई जानवर था, छोटा जानवर, गाड़ी के नीचे आ गया होगा। तो विशाल ने हिम्मत रखते हुए कहा, अरे तुम रुको, मैं देखता हूं। विशाल ने पहले गाड़ी के कांच नीचे कर बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन वहां से सामने का कुछ नजर नहीं आ रहा था। तो वो उतरकर नीचे चला गया। उसने गाड़ी के सामने जाकर देखा और उस चीज को अपने हाथ में उठाते हुए कहा, अरे ये तो बिल्कुल वैसी ही मिट्टी की गुड़िया है जो हमारे टेंट के बाहर खड़ी थी। और विशाल ने उसे उस रास्ते के एक साइड में फेंक दिया और फिर गाड़ी के अंदर आकर बैठ गया। अब नयन गाड़ी शुरू ही करने वाला था कि हमें आगे कुछ ही दूरी पर एक औरत खड़ी दिखी। हम सब देखने लगे कि इतनी रात को ये औरत इस रास्ते पर क्या कर रही है। तो विकास ने कहा, अरे बूढ़ी औरत लगती है, शायद इसे हमारी मदद की जरूरत होगी। तो मैंने नयन को गाड़ी के सभी दरवाजे ठीक से लॉक करने को बोला और कहा कि तुम लोगों का दिमाग तो ठीक है, जरा सोचो ये औरत इतनी रात को ऐसे सुनसान रास्ते पर क्या कर रही होगी। वो मिट्टी की गुड़िया और अब ये बूढ़ी औरत,
मुझे तो यह सब ठीक नहीं लग रहा, कुछ गड़बड़ लग रही है। तो फिर विकास ने कहा, निखिल ठीक कह रहा है, यहाँ कहीं चोरों का कोई गिरोह भी हो सकता है जो ऐसे रात में लोगों को लूटते हैं और बाद में उन्हें मार भी देते हैं। तो विशाल ने वापस कहा, अरे पागलो, चोरों का कोई गिरोह होता तो अब तक हमें लूट लिया होता। अरे कितना सारा वक्त था उनके पास हमें लूटने के लिए और मारने के लिए। एक काम करो, गाड़ी से कोई नीचे मत उतरो, बस गाड़ी उस औरत के पास लेकर चलो। शायद यही किसी आसपास के गांव की होगी। मुझे उनकी बातें सुनकर उन पर इतना गुस्सा आया कि लगा कि मैं खुद ही इन सबको यहीं मार दूं। नयन ने गाड़ी को उस बूढ़ी औरत के पास रोककर पूछा, कुछ मदद चाहिए माँ जी? उस वक्त उस औरत का चेहरा दूसरी तरफ था, पर जैसे ही वो पीछे मुड़ी, मेरे दोस्त ने गाड़ी जोर से आगे भगा दी। तो हमने उससे पूछा, अबे क्या हो गया, गाड़ी को इतनी तेज क्यों भगाया? तो वो डरते हुए बोला, अरे तुम लोगों ने उसका चेहरा नहीं देखा? इतना भयानक चेहरा मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखा। वो कोई आम औरत नहीं थी, वो जरूर कोई भूत प्रेत चुड़ैल ही हो सकती है। जब हम उस शॉर्टकट के रास्ते से आगे चले गए तो देखा कि आगे रास्ता बंद था। आगे और भी घना जंगल था, बस बड़े बड़े पेड़ और बड़े बड़े पत्थर थे। हम बस वहां के पेड़ों से पत्थरों से टकराते टकराते बच गए थे। मैंने जल्दी से नयन से कहा, अबे देख क्या रहा है, जल्दी गाड़ी मोड़ और चल पीछे। जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से जाना ठीक होगा। तो नयन मुझसे बोला, अरे वहां तो वो औरत है ना। अब तक विशाल भी समझ चुका था कि यह कोई भूतिया चीज है। तो आखिरकार उसने कहा, अरे औरत वौरत छोड़, बस गाड़ी भगा और बीच में कोई भी आए ना तो गाड़ी मत रोकना। नयन ने गाड़ी को फिर से पीछे मोड़ लिया। हम घूमकर उसी रास्ते पर आ गए थे, पर अब हमें वहां वो औरत दिखाई नहीं दे रही थी। हमें थोड़ी राहत महसूस हुई। हम थोड़ा आगे गए ही थे कि हमारी गाड़ी के ऊपर कोई चीज जोर से आकर गिरी। वो चीज आगे गिरते ही गाड़ी के कांच पर मिट्टी और खून फैल गया। नयन ने फिर एक बार तेजी से ब्रेक लगाकर गाड़ी को वहीं रोक दिया। वो चीज गाड़ी पर गिरकर सामने से फिसलती हुई नीचे चली गई। वो एक टूटी मिट्टी की गुड़िया थी। तो मैंने नयन से कहा कि गाड़ी तेजी से भगा, कि तभी हमने देखा हमारे गाड़ी के सामने वही औरत खड़ी थी। अब वो हमारी तरफ देख रही थी। हमने भी उसका चेहरा देखा। उसका चेहरा सच में बड़ा ही भयानक था। उसे देख हम सब डरे हुए थे। नयन गाड़ी चालू करने के लिए झटपटा रहा था कि तभी उस औरत ने अपने सर को अपने धड़ से अलग किया और अपना सर हमारी गाड़ी पर फेंक दिया। किसी तरह नयन ने गाड़ी को स्टार्ट किया और तेजी से भगाते हुए उस औरत के साइड से निकाल दिया। उस भयानक नजारे को देख हम सभी बहुत डरे हुए थे। हमने पीछे देखा तो वो सरकटी औरत हमारा पीछा कर रही थी। वो गाड़ी जितनी तेज तो नहीं थी, लेकिन बस उसका धड़ हमारी तरफ दौड़ा आता दिखाई दे रहा था। पर जैसे तैसे करके हम हाईवे पर आ पहुंचे और एक आखिरी बार हमने पीछे देखा, तब वहां कोई नहीं था। आज भी जब मैं उस हाईवे से गुजरता हूं, मुझे वो भयानक रात याद आ जाती है।